हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 7 का पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग ने चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, मानवीय पर्यावरण ना, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। मान के चलिए कुछ लोग घर ऐसे ऐसे बनाते गए तो एक बस्ती का निर्माण हो गया ना। ठीक है, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। शुरू में मनुष्य कैसे रहते थे? वृक्षों के ना, गुफाओं में। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। मान के चलिए फसल उगाने लगे तो भाई रुक कर तो रहना होगा ना, टेम्प्रोरी तो नहीं, अस्थायी रूप से रहना होगा, तब जाकर फसल को सिंचाई करेंगे, उसको उपजा सकते हैं ना। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। जो भी लगभग पुराने जमाने की जो भी बस्तियां हैं वो नदी किनारे ही बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पे तो जल की उपलब्धता हो गई और उपजाऊ मिट्टी भी ना मिली, जिसके कारण वहां पे कृषि करना और आसान हो गया। ठीक है, देखिए, व्यापार वाणिज्य एवं विनिमय के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वाणिज्य हुआ, वाणिज्यिकरण, विनिर्माण का विकास हुआ, तो वैसे वैसे मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। नदियों के किनारे बस्तियों का पनपने लगना। मान के चलिए कोई नदी है, यहाँ पे पानी अच्छे मात्रा में मिलता है, तो आसपास बस्ती होने लगे ना, इस तरह इधर चारों तरफ, इस तरफ एक बस्ती, बड़ा बस्ती बन जाता है ना। जैसे देखिए, सिंधु, टिग्रिस, नील, वांग, ये सब क्या है, नदियों किनारे विकसित हुआ सभ्यता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। जहाँ पे भवन अथवा क्या है, बस्तियां विकसित होती है तो बसाव स्थान कहते हैं। मान के चलिए कोई यहाँ पे भवन बना, इस तरह भवन बनते बनते एक बस्ती विकसित हो गई, इसको बसाव स्थान कहते हैं। ठीक है, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, तो वहाँ का जलवायु अनुकूल होना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्राकृतिक दशाएं, किस लिए? बसाव स्थान के लिए ना, एक आदर्श बसाव स्थान के लिए। ठीक है, बस्तियां अस्थायी अथवा अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं, टेम्पररी ना। मान के चलिए कोई कहीं पे गए और थोड़ा समय के लिए 10 दिन 20 दिन के लिए, तो अस्थायी हो गया। परमानेंट मतलब 1-2 पीढ़ी रह गए। मतलब घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। अब घने जंगल जहाँ गर्म ठंडे रेगिस्तान पड़ते हैं वहाँ पे क्या अस्थायी रूप से रहते हैं। ठीक है, पर्वतों पे जहाँ पे मान के चलिए ऊपर पहाड़ पे ठंड के दिन में यहाँ बर्फ जम जाता है इस वाले एरिया में, तो वहाँ पे टेम्प्रोरी रहेगा ना। जैसे बर्फ जमना स्टार्ट करे तो नीचे घाटी की ओर आ जाएगा। ठीक है, वे आखेट संग्रह, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं ना ये लोग। अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। अभी जो भी बस्तियां लगभग अधिकांश में अस्थायी हो गए ना। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, पक्का मकान बना लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। आप देखते हो कि भेड़ जो पालते हैं वो देखते हैं कि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हिमालय से उतर कर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं ना। जैसे जैसे फिर मैदानी इलाकों में जब गर्म पड़ने लगते हैं वापस वो पहाड़ों की ओर चढ़ने लगते हैं। ये ऋतु प्रवास होता है उनका। ठीक है, गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। मतलब ग्रामीण बस्तियां क्या हो सकती है,
सघन हो सकती है, मतलब पास पास हो सकती है, और प्रकीर्ण थोड़ा दूर दूर भी हो सकता है, ठीक है। और गांव में मुख्यतः कृषि और मत्स्य पालन, ये सब वानिकी पशुपालन वगैरह होता है ना। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, और प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। मान के चलिए कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बस्ती है, तो ये क्या सघन हो गया, कहीं वही इतनी ही बराबर रही है, लेकिन ऐसे ऐसे है, तो ये प्रकीर्ण बस्ती हो गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में जैसा वहाँ का पर्यावरण रहेगा उसी के अनुकूल वो घर बनाते हैं, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है उस तरह इस तरह से छत बनाते हैं ताकि पानी आराम से निकल जाए और छत पे वजन भी ना पड़े। अगर इस तरह रहेगा तो पानी इस पे ज़्यादा वजन डालेगी ना, टूटने का फिर रहता है चांस। क्या जल का जमा होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं ना, जहाँ पर जल, तो वहाँ पे थोड़ा सा जमीन से ऊंचा करके बनाता है ना, ताकि घर में पानी ना जाए, ठीक है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। नगरीय बस्ती में कैसे छोटा, और शहरों क्या उनसे बड़ी बस्तियां होती है ना, और लोग क्या निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि ग्रामीण में कृषि, पशुपालन वगैरह में, ठीक है। परिवहन परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन है। ट्रांसपोर्टेशन लोग और सामान का एक जगह से दूसरे जगह भेजने का कार्य करते हैं ना। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। पहिया जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, यातायात का साधन, परिवहन का साधन और इजी हो गया ना। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाका में आज भी कहीं कहीं पे किया जाता है, ठीक है। देखिए गधा हो गया, खच्चड़, ये सब आज भी देश में सामान्य रूप से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ना। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में क्या लामा का उपयोग करते हैं ना। वहीं देखिए तिब्बत में याक का उपयोग होता है, मतलब ये दोनों लामा और याक, ये सब क्या पशु हो गए ना परिवहन के लिए, ठीक है। आज देखिए, आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल क्या 6 से 8 घंटा समय लगता है। तो कारण क्या, हवाई यात्रा। हवाई यात्रा क्या है, दूरियों को एकदम समय को कम कर दिया ना। मान के चले कहीं आज से ही पैदल यात्रा, या मान के चले बाई बस जाने में कहीं लगता था 12 घंटा, तो बाई प्लेन आपका क्या है 1 से 2 घंटा में पहुंचा दे रहा है, ठीक है। और देखिए परिवहन के 4 मुख्य साधन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। सड़क मार्ग में देखिए एक तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है ना। सड़कें पक्की एवं कच्ची होती है। एक तो कम दूरी के लिए सड़क ही ना, मान के चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है तो सड़क से ही जाएंगे। अब एरोप्लेन से थोड़ी ना जाएंगे, रेलगाड़ी से उतना समय ज़्यादा लग जाएगा। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, जहाँ मैदानी इलाका वहाँ पे आराम से सड़क बन जाते हैं इजिली। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो मनाली लेह राजमार्ग है, जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है ना। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। मान चलिए रोड है, रोड के नीचे से कहीं इस पार से उस पार क्या है, तो नीचे वाला जो सड़क हुआ उसको सबवे कहते हैं, ठीक है। फ्लाईओवर उत्तीर्ण संरचनाओं के ऊपर बनाया जाता है। फ्लाईओवर क्या, रोड के ऊपर बनाया जाता है ना। देखिए भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है, ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है ना। ऊपर दिल्ली हो गया, इधर मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया ना। स्वर्णिम चतुर्भुज ना, गोल्डन रेक्टेंगल इसको बोलते हैं ना।
गोल्डन क्वाड्रेटिल बोलते हैं। अब आते हैं रेल मार्ग, रेलवे पढ़ते हैं, ठीक है। रेलवे द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। मान के चलिए कहीं यहाँ रेलवे से एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो पैसा लगेगा बस से जाने में, उससे कम यानी सस्ता रेल से लगता है ना। तो रेलवे थोड़ा एक तीर और कम खर्चीला होता है, ठीक है। और रेलवे में भी कई तरह का हो गया ना, डीजल हो गया, पहले तो क्या था स्टीम इंजन था, अब डीजल आ गया, विद्युत इंजन हो गया, जिसके कारण रेलवे में क्वालिटी और इम्प्रोवाइज होते गए ना। जैसे सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब क्या है सुपर फास्ट ना। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है, क्योंकि मैदानी भाग में आराम से परिवहन के लिए अनुकूल दशाएं होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ना फ्लाईओवर बनाना ना ब्रिज बनाना है, सीधा रेलवे ट्रैक बिछाते जाना है, ठीक है। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ये चाइना में ना, तिब्बत वाला एरिया में, तो 4000 के ऊंचाई पर रेलगाड़ी चलती है ना। जाइनिंग और लहासा के बीच में, लहासा तिब्बत की राजधानी, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से क्या 5072 मीटर ना। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है, कौन, भारतीय रेल मार्ग ना। अब देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाती है। ये रशिया है, ठीक है। तो यहाँ पूर्व में व्लादिवोस्टक हो गया और ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है ना। इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा। अब आते हैं जल मार्ग, वाटरवे ना। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। मान के चलिए 2 देशों के बीच में भेजना है, बीच में पानी, तो जल मार्ग का ही यूज करेंगे ना। और भारी सामान को दूर भेजने के लिए बहुत सस्ता साधन है ना जल मार्ग, बस इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने 2 प्रकार के, कौन कौन, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग, ठीक है। नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है ना। नदी झील में ये सब क्या अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ये सब क्या है अंतर्देशीय जलमार्ग का उदाहरण है। अब आते हैं दूसरा, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्ग का ना, मान के चलिए देखिए, एशिया में क्या है सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ये सब पतन है ना, पोर्ट है, सी पोर्ट। मान के चलिए इस तरह से इंडिया मुंबई वाला एरिया से हमें कहीं श्रीलंका भेजना है, तो यहाँ समुद्र मार्ग से भेज देंगे, ठीक है, समुद्र से कनेक्टिविटी मिलेगी ना। अफ्रीका में डरबन हो गया एवं केपटाउन हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये सब पोर्ट, ठीक है। आते हैं वायु मार्ग। तो वायु मार्ग 20वीं सदी का आरंभ इसका विकसित ये हुआ ना वायु मार्ग। और वायु मार्ग यानी एरोप्लेन के बनाने वाले कौन थे, राइट ब्रदर्स ना। देखिए, लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। लागत अधिक होता है इसलिए कॉस्टली थोड़ा होता है ना, लेकिन समय को बचाता है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे फुहारे तूफानों से खूब प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। मान के चलिए एकदम एक टापू है जहां आने जाने की कोई जगह नहीं है, आसपास छोटे छोटे पत्थर इतना है कि आसपास जहाज भी नहीं आ पाएगा, तो वायु मार्ग से हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे हेलीकॉप्टर, जहाँ बाढ़ इलाका वाला में हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया जाता है ना। तो हेलीकॉप्टर जहाँ कुछ ना पहुँच पाता है, हेलीकॉप्टर पहुँचकर वहाँ रेस्क्यू वगैरह करता है, ठीक है।
कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन को दिल्ली, मुंबई, ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये सब एयरपोर्ट है ना। संचार, संचार के बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है ना। संचार ना कम्युनिकेशन, कोई सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने को क्या कम्युनिकेशन संचार बोलेंगे ना। संचार के क्षेत्र में विकास में विश्व में सूचना क्रांति लाई। संचार के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हुआ तो सूचना क्रांति लाई ना। मान के चलिए अब सेकेंडों में एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कारण क्या है? संचार का और डेवलपमेंट होना अच्छे तरीके से ना। जैसे देखिए समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं अभी यूट्यूब पर पढ़ा, तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन हो रहा है ना, संचार के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। जनसंपर्क माध्यम कहते हैं किसको? ये सब समाचार, रेडियो, टेलीविजन वगैरह, ठीक है। सेटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सेटेलाइट सहायक होता है। तो ये सब तेल वगैरह खोजना, वन का सर्वेक्षण करना, ये सब किससे? सेटेलाइट के माध्यम से क्या संभव हो पाया ना। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। इंटरनेट से हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, मेल करते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार, मान के चलिए अब तो स्मार्टफोन आ गया, अब तो सीधा वीडियो कॉल पे भी आराम से संचार हो जाता है ना, फेस टू फेस। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब मान के चलिए दूर बैठे कहीं वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, घर परिवार से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे का न्यूज पता चल रहा है, इससे हमारा जीवन और सुखमय हो गया ना। अब हम घर बैठे हैं रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल के लिए टिकट भी आरक्षित ही बुक कर लेते हैं ना। ये सब कैसे संभव हुआ? सूचना के कारण ना। और सूचना के रूप में इंटरनेट डेवलप हुआ। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब दुनिया देखिए, जैसे जैसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते गए तो दुनिया और छोटी हो गई ना। मान के चलिए अभी आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी इंसान जो अमेरिका में है और आप इंडिया में, तो आराम से बात कर ले रहे हैं, वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो। तो इससे क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह बिना गए वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता गया ना, ठीक है। ये आपका जैसे देखिए कहाँ मॉरिशस हो गया ना, कोलकाता, मुंबई, इस सबसे यहाँ से आया रहा। ये आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, सी रूट हो गया, ऊपर ऊपर आया, ये हवाई रूट हो गया, ठीक है। तो चलिए क्लास समाप्त होता है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसमें। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? तो मेज, टेलीफोन है, पुस्तक है। पुस्तक के भी माध्यम से संचार भेजा जाता है ना। मान के चलिए पुस्तक प्रकाशित होता है, उसमें कई सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो लोगों के बीच पहुंचाया जाता है ना। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत जमीन के नीचे सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर ऊपर से बनता है, एक्सप्रेसवे ये भूमि पर ही बनता है, सबवे भूमि के नीचे ना, भूमिगत हो गया। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? किसी द्वीप रेलगाड़ी नहीं, कार से नहीं, हवाई जहाज से ना। मान के चलो कोई टापू है तो हवाई जहाज से पहुंचेगा ना। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? हवाई जहाज बहुत सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगा, उसके बाद बस, साइकिल एकदम जीरो, ठीक है। अब इसमें मिलाने वाला है, देखिए इंटरनेट। तो इंटरनेट कहाँ गया? यहाँ संचार का एक साधन है। नहर मार्ग यानी जो कैनाल बनता है, अंतर्देशीय जल मार्ग, इसमें छोटे छोटे जहाज भी इसमें यूज होगा ना। जैसे नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र क्या? क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसको नगरीय क्षेत्र कहते हैं ना। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे कृषि, पशुपालन वगैरह कार्य करते हैं, ठीक है। सघन बस्ती, आस पास निर्मित घरों वाले क्षेत्र को सघन बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।